हेलो एवरीवन। अब हम बिहार स्पेशल में हिस्ट्री ऑफ बिहार स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार करेंगे, देन मेडाइवल एंड देन मॉडर्न। हम जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशियंट एंड मेडाइवल से, बट हम एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। और ये देखिए, इसमें आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो सबका सब इंपॉर्टेंट ही होगा और पॉइंट्स फॉर्मेट में है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और वो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। इसमें आपका जो एक्सप्लेनेशन मीडियम है वो हिंदी में ही है, और आपको जो भी यहाँ पे चीज़ बताई गई है, बताई जाएगी, वो भी हिंदी में ही रहेगी। आपको हिंदी में यहाँ पे टर्म्स भी दिए गए, तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा समझने में। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा फोकस वैसे ही हमारा इस पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पे रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा कंटेंट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से मिलता है। लेकिन हम एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें भी कवर करेंगे। अगर हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें अपने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का, तो हम ये देखते हैं कि हमारे बिहार के बारे में अथर्ववेद, जो कि हम जानते हैं कि हमारे वेदास का पार्ट है, और साथ ही पंचविंसा, इन ये एक्चुअली बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां हमारे बिहार के बारे में दिया गया है। बट जो सबसे पहला रेफरेंस है वो हमें अथर्ववेद एंड पंचविंसा में देखने को मिलता है। अब ये जो हमारा जो बिहार का जो लैंड है, वो मतलब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वो काफ़ी ओल्ड है। मतलब हमें यहाँ पे हमें पेलियोलिथिक एजेस के भी कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो भी हमें बोल सकते हैं सोर्सेज हैं, प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम देखेंगे मतलब पाषाण काल, जो हमारा पेलियोलॉजिक बोलते हैं, पेलियोलिथिक एज, लिथिक एज के भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही हमें हमारे बिहार में जो हमारे ग्रेट रिलीजन्स हैं, जैसे हम बात करें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये भी हमारे बिहार में ही आए हैं, तो हमें इनके बारे में भी देखने को मिलता है। और साथ ही हमारे बिहार में बोल सकते हैं पहला रिपब्लिक स्टेट भी देखने को मिलता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो है। साथ ही ये जो बिहार है, मतलब ये अपने बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पे जो बुद्धिज़्म रिलीजन था उनमें होता था विहाराज। जो विहाराज होते थे ना, मतलब जो भी आपका विहाराज है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए एक रेस्ट प्लेसेस होते थे। मतलब जहाँ पे वो क्योंकि वो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, तो जब भी उनको रेस्ट करना होता था तो ये एक तरीके से केव स्ट्रक्चर होता था जहाँ पे वो आके रेस्ट करते थे। तो ये एक तरीके से विहार, वहाँ पे वो रहते थे, स्टे करते थे, रेस्ट करते थे। तो एक तरीके से रेस्टिंग हाउस था वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का। इसी वजह से मतलब ये जो विहारास थे हमारे बिहार में भी देखने को काफ़ी मिले थे, और बुद्धिज़्म हमारे बिहार से ही है, तो हमारे इस रीजन को बिहार का नाम दिया गया। जो भी हमारे बिहार में विजिट करते थे वो इस रीजन को बिहार बिहार बिहारा बोलते बोलते बिहार दे दिया गया। ऊपर से अगर हम पुराण की बात करें, पुराणाज एंड एपिक्स जैसे रामायणा, महाभारता, वो भी हमारे रीजन को बिहार बोलते हैं। अब देखिए, वो विहारा बोलते थे क्योंकि आपको हमारे रीजन में बुद्धिज़्म की वजह से काफ़ी विहाराज देखने को मिलते थे, काफ़ी रेस्टिंग हाउसेस देखने को मिलते थे। तो इसी वजह से हर जगह कोई भी हम एपिक्स की बात करें, पुराणाज की बात करें, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते थे, हुएन सांग, फाहेन एट्सेट्रा, वो सब के सब इस रीजन को विहारा बोलते थे, और धीरे धीरे बिहार से ये बिहार के नाम से जाने लगा। तो हम जो है अपने बिहार का नाम इस तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से पड़ा है। अब साथ ही जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो भी इस रीजन को बिहार बोलने लगे। तो जो भी इन्वेडर्स थे जैसे बाख्तियार खिलजी वगैरह, तो वो भी इस रीजन को बिहार बोलने लगे। तब से हम बिहार के नाम से अपने रीजन को जानते हैं। नाउ अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत, तो इसमें हमें देखिए, किसी भी रीजन को स्टडी करने के लिए या तो हमें वहाँ पे एक्सकवेशन, खुदाई करके कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, ये जैसे आपको मिल गया पॉट्स, या फिर अगर आपको मिल जाते हैं कुछ बोल सकते हैं स्क्रैपर्स, कुल्हाड़ी, नाइफ, जो भी वो मटेरियल यूज़ करते थे वो सब मिल गए, तो वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लिटरेरी एविडेंसेस जो होते हैं वो होते हैं किसी ने कोई चीज़ लिखी है, जैसे ऋग्वेद में अगर हम बात करें, तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको तब तक के लिए मिलते हैं जैसे हम बोल दें वैदिक पीरियड से पहले, वैदिक पीरियड या वैदिक काल से पूर्व। तो इनसे जो पहले के जो पीरियड्स हैं ना, जो हम लिथिक, जो भी हमारे लिथिक एज हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चाकोलिथिक, या फिर हम बात करें आयरन एज, तो आयरन एज वैसे लेटर वैदिक पीरियड है। चाकोलिथिक एज तक अगर हम बात करें तो हमें वहाँ पे ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है, वहाँ पे लिखना स्टार्ट नहीं हुआ।
अगर हम बात करें कि हमारे हिस्ट्री में हमें लिटरेरी एविडेंस कहाँ से मिला है, तो सबसे पहले आ जाता है ऋग्वेद, क्योंकि जो ऋग्वेदा है मतलब हमारा जो वैदिक पीरियड है उसमें ही आपका जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें लिखा गया था ऋग्वेद। और बाकी के जो वेदास थे वो लिखे गए थे हमारे लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो ये जो हमारा लिटरेरी एविडेंस है वो हमारे वैदिक पीरियड से स्टार्ट होता है। तो वैदिक पीरियड से पहले के जो भी एविडेंस है वो हो गए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो हम खुदाई करते हैं तो हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, तो हमें पता चलता है हमारे हिस्ट्री के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो अब ये एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे आप बात करें कुम्हार पटना में जो 80 पिलर हॉल आपको देखने को मिलता है, 80 पिलर्ड हॉल, ये जो देखने को मिलता है वो एक एविडेंस हो गया। मतलब उसके कुछ रुइंस मिले हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हॉल हमें मिला है, क्योंकि काफ़ी पुराना है, तो कुछ रुइंस है और ये हमारा बोल सकते हैं हमारे लिए एक हेरिटेज साइट है। तो ये हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिससे हमें पता चलता है कि इस तरीके का कोई पिलर होता था। और वहाँ पे कुछ हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। साथ ही देखिए आपको इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि कुम्हार में एक हॉल है, वो हमारे मौर्यन एम्पायर का है, तो अशोका ये सब से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में, इस जगह के बारे में जानकारी देती है। तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा हो गए कुशाना पीरियड में मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स, जो कि हमें चिराड़ में देखने को मिलते हैं। टेराकोटा ह्यूमन फिगरीन्स, ये हमें बक्सर और पटना में मिलती हैं। उसके बाद ही जो हम ये एक्सकवेशन का काम है, ये नालंदा में अभी अभी हमने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि हमें नालंदा विहारा के पास भी हमें 1200 ईयर ओल्ड कुछ आर्कियोलॉजिक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के पास भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हमने करंट अफेयर्स में भी देखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे जब एक्सकवेशंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स हैं, बुद्धिस्ट श्राइन्स हैं, ये सारे पाला पीरियड के हैं, गुप्ता पीरियड के हैं, और ये बुद्धिज़्म से कैसे रिलेटेड है, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती है। तो ये सारे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है जो बताते हैं इन सब के बारे में। अशोकन इंस्क्रिप्शंस जैसे लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया रामपूर्वा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको जैसे लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एंड रामपूर्वा, ये आपको इंस्क्रिप्शंस बताती हैं अशोकन पीरियड के बारे में। उनके इंस्क्रिप्शन से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। तो ये सारे हो गए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। एंड ये सारे जो है अशोकन इंस्क्रिप्शंस या तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं या फिर ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अशोका पीरियड के बारे में बताती है। साथ में जो कॉइन्स है, कॉइन्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं हमें किसी भी, बोल सकते हैं किसी भी रूलर या फिर उस डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। जैसे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताएगी, कुशाना एम्पायर के बारे में बताएगी। तो कॉइन से हमें जो कुछ कॉइन्स हैं वो हमें गुप्ता पीरियड के मिले हैं। कहाँ पे? हाजीपुर वाले रीजन में मिले हैं। कुशाना एम्पायर के कुछ कॉइन्स हमें देखने को मिले हैं बक्सर एंड चिरांड। तो ये सारे देखिए फैक्ट्स ज़्यादा नहीं है और इतना आपके लिए सफिशेंट है। आप इतना जाने, आपके पास जैसे आप लोग जैसे निगलेक्ट भी करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, तो आप ये वीडियोस देख के अपना कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है, बट आप इन चीज़ों को पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। लिटरेरी एविडेंस, जैसे कि मैंने बताया लिटरेरी आपका जो है वैदिक पीरियड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये हो गए वैदिक लिटरेचर। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं पुराणाज, एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारता, एंड देन बुद्धिस्ट लिटरेचर जिसमें हम दीपवंसा, महावंसा, दिग्ध निकाय एटसेट्रा, इन सब के बारे में हम इन सब से हमें पता चलता है हमारे बिहार के बारे में। जैन लिटरेचर, तो इन सब के बारे में हमें पता चलता है। जैसे आप देखेंगे वैदिक लिटरेचर। अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करें तो जो हमारा ऋग्वेद है, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड और बोल सकते हैं हमारे वैदिक काल में, जो पूर्व वैदिक काल है, उसमें जो लिखा गया है वो है ऋग्वेदा। एंड जो ऋग्वेदा है वो हमारे बिहार के रीजन को किस नाम से बताता है? किकट। एंड जो लोग हैं जो इस किकट में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? व्रत्याज। तो ये जो है ऋग्वेद, अब देखिए ऋग्वेद में ना काफ़ी सारे रीजन के नाम डिफरेंट मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे बिहार को किकट के नाम से जानते थे, और साथ ही साथ जो लोग थे उन्हें व्रत्याज बोला जाता था। सो ऋग्वेद में द रीजन ऑफ बिहार वॉज नोन एज किकट एंड द पीपल वर नोन एज व्रत्याज। ऐसा बोला जाता था कि ये जो व्रत्यास थे और ये जो किकट रीजन है ये मगधा के फोर फादर्स थे। तो हम जानते हैं कि मगध रीजन हमारे बिहार में ही आया है, तो मगध रीजन से पहले यहाँ पे व्रत्यास रहते थे।
और अगर अपने बिहार का अर्लीस्ट रेफरेंस, तो ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, अथर्ववेद में दिया हुआ है, पंचविंसा ब्राह्मणा में दिया हुआ है। हमारे बिहार का सबसे पहला रेफरेंस अथर्ववेद में दिया हुआ है, ये चीज़ हमने पहले ही देख लिया था। अब चलिए आपको यहाँ पे एक स्टोरी के रूप में बताया जाता है कि बिहार में हमारे कौन कौन से एजेस मिलते हैं। तो बिहार में पहले तो आपको यहाँ देखने को मिलता है लिथिक एजेस। लिथिक एजेस में आपके आ गए पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, एंड देन वी हैव दिस चाकोलिथिक, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है आयरन एज। अब यहाँ बीच ये जो आयरन एज है ना, ये है लेटर वैदिक पीरियड, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड भी है बट लेटर वैदिक पीरियड में आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में आ जाते हैं आर्यंस। तो जो ये आर्यंस हैं ये या तो आते हैं सेंट्रल एशिया से, मतलब ऐसा बोला जाता है सेंट्रल एशिया एंड सदर्न रशिया। ये जो थेरी है सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया की, कि मतलब आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया सदर्न एशिया से आए, ये किसने दी थी? ये दी थी मैक्स मिलर ने। और अगर हम बात करें हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहाँ से बोला था कि आर्यंस कहाँ से आए हैं? आर्यंस आए हैं हमारे आर्कटिक से। बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थेरी, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थेरी कौन सी है? कि जो आर्यंस हैं वो आए हैं सेंट्रल एशियन और सदर्न रशियन से। सो हम बात कर रहे थे कि हमारे बिहार में लिथिक एजेस के तो हमने देख लिए कि हमें क्या क्या, हमें आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, क्या क्या चीज़ें मिली हैं जिससे हमारे बिहार के बारे में पता चलता है। बट अभी हम डिटेल में देखेंगे, हम अपने पेलियोलिथिक एज में जो जो टूल्स मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले, उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। ये बस एक स्टोरी बताया जा रहा है कि आप अपने बिहार के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाकोलिथिक। अब जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बाद ना यहाँ न्यूलिथिक के बाद से ही, क्योंकि न्यूलिथिक एज में होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हो जाता है बहुत ही एडवांस लेवल में, इतना ज़्यादा होता है कि हम अब जो भी हमारा प्रोड्यूस है उसे ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो जैसे हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये हो जाता है एक तरीके से अर्बनाइजेशन यहाँ पे डेवलप होने लगता है, और हमें दिखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हमारे जो बिहार का रीजन है उसके मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन में ही मिलता है, हमें इस रीजन में ही देखने को मिलता है। ये यहाँ पे बिहार का कोई भी रोल नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है चाकोलिथिक एज, मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रही होती है, और वो तब क्या होता है कि जो अर्बन सेक्टर है, ये जो हमारा अर्बन एरिया है, इससे लोग जाते हैं रूरल की तरफ, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है। तो रूरल एरिया में जो कल्चर डेवलप होता है वो है चाकोलिथिक। तो हमारे बिहार में ना कुछ चाकोलिथिक के हमें एरियाज भी दिखेंगे, साथ में कुछ हमें टूल्स भी दिखेंगे। लेकिन उसके बाद फिर देखिए, चाकोलिथिक एज के बाद आपका शुरू होता है वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में हमारा ऋग्वेदा, अब जैसे कि हमने बात करा चाकोलिथिक में फिर से लोग गांव में आ गए हैं, फिर से एग्रीकल्चर करने लगे हैं। तो इंडिया में यही हो रहा था कि वैदिक पीरियड में आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर फिर से चल रहा है। तो वैदिक पीरियड में आपके लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ काऊ आपके लिए काऊ की मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसी को मानते थे हम एज अ मनी, पैसा धन मानते थे हम इसे। मतलब अगर आपके यहाँ पे बोल सकते हैं बैटल होती थी ना, तो वो बैटल भी बैटल फॉर काऊ के लिए बैटल होती थी। तो वैदिक पीरियड में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप आर्यंस का इन्वेजन होता है, फिर आर्यंस जो है हमारे सेंट्रल एशिया से और बोल सकते हैं सदर्न रशिया से आते हैं, और वो जो है धीरे धीरे अपने ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो वैदिक पीरियड में हमारे आर्यंस आ रहे हैं, और जैसे ही आर्यंस, पहले तो वो चरवाहे होते हैं, गाय को चराते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लैंड की ज़्यादा नॉलेज होती है, लैंड एक्वायर करते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं, तो ये आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे बोल सकते हैं आप काऊ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे ये लोग चरवाहे थे। जो भी हमारे आर्यंस हैं वैदिक पीरियड में वो चरवाहे थे एक तरीके से। लेकिन जैसे ही वो ईस्टवर्ड मूव करते हैं और धीरे धीरे लैंड का एक्विजिशन करते हैं, तो उनको मिलता है आयरन, और आयरन से वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते रहते हैं ईस्टवर्ड मूव करते करते, और गंगा के पास सेटल होने लगते हैं। तो अब उनके पास है आयरन। अब आयरन के डेवलप से वो एग्रीकल्चर अपना बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। तो अब उनके लिए काऊ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर वैदिक पीरियड में इनके लिए काऊ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। और फिर यही हमारे जो आर्यंस है हमें दिखेंगे महाजनपदास के रूप में। तो हमारे बिहार से ही ये सब कुछ स्टार्ट होता है। मतलब आप देखेंगे कि ये जो आर्यंस थे ये आए तो थे चरवाहे के रूप में, लेकिन धीरे धीरे ये चरवाहे से बन जाते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट, और धीरे धीरे ये बन जाते हैं किंग, और फिर धीरे धीरे ये बनते हैं महाजनपदास।
तो ऐसे ही इनका बोल सकते हैं हमारे बिहार में हमें ये महाजनपदास देखने को मिलते हैं। तो आज हमारी स्टोरी महाजनपदास तक ही रहेगी, मतलब हम महाजनपदास कल से पढ़ेंगे, यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, हम वो सब चीज़ें देखेंगे। तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि हम अपने बिहार में अर्ली वैदिक पीरियड नहीं पढ़ेंगे, मेजरली हम लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे शतपथा ब्राह्मणा जो है, ये जो हमारा लिटरेरी सोर्स है, ये बताता है आर्यंस के अराइवल के बारे में कि नॉर्थ बिहार में कैसे आके स्प्रेड हुए। एंड ये बोलते हैं कि जो आर्यंस थे वो गंगा के पास वेल एस्टैब्लिश थे, और इन्होंने जो अपना किंगडम गंगा के पास बसाया था उसे बोलते थे हम किंगडम ऑफ विदिहा। तो हम जानते हैं कि जब आर्यंस आए थे तो वो एक चरवाहे थे, मतलब उनके पास काऊ था और उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। जैसे ही वो ईस्टवर्ड मूव करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, उनके पास आता है आयरन, और वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, साथ ही साथ फॉरेस्ट को क्लियर करके सेटल होने लगते हैं। तो फिर उसी तरीके से वहाँ पे वो जैसे सेटल होते हैं, जो भी अपनी सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं, उसे हम बोलते हैं किंगडम ऑफ विदिहा। और यही आर्यन है जो आगे चल के 16 महाजनपद के बाद मगध के रूप लेंगे, और फिर मतलब यहीं से आपका किंगशिप डेवलप होता है। हम एक्चुअली ये बिहार की हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो हम जो सेंट्रल लेवल पे, मतलब जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, उसमें जो वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक और अर्ली लेटर वैदिक, इनके बीच में हम क्लियर डिफरेंस नहीं करेंगे। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग वैदिक पीरियड में हमारा बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ऋग वेदा में देयर वॉज नो क्लियर डिफरेंस इन वर्णाज। इसका मतलब है कि जो भी किसी भी वर्ण का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में ये जो है थोड़ा डाइल्यूट हो गया था, और लेटर वैदिक पीरियड में आपका 4 वर्णास दिए गए थे, और ये दिए गए थे हमारे 10th मंडल में। 10th मंडल, टोटल 10 मंडल्स है, तो 10th मंडल में दिए गए थे। और ये जो 4 वर्ण के बारे में दिया गया था, मतलब ये जो 4 वर्ण थे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और ये कोई भी एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में नहीं जा सकता था। और जो ऋग्वेदा पीरियड था, ऋग्वेद पीरियड में क्या था कि जो भी हमारा वर्ण सिस्टम था, ऐसा था कि 4 वर्ण के लोग एक परिवार के हो सकते थे। मतलब आप यहाँ जाने तो जैसे कि अगर कोई एक फैमिली मेंबर है, वो अगर एक वर्ण का है, उनका बेटा दूसरे वर्ण का भी हो सकता है। तो ये था काम के बेसिस पे, आपको जो वर्क अलॉट हो रहा है, जो आप काम कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपका वर्ण डिसाइड होता था। लेकिन जैसे ही आप लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं, जब लोगों को वहाँ पे आयरन मिल गया है, किंगशिप की, किंग बनने की हो रही है, वहाँ पे किंग्स आ रहे हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं फॉर लैंड। पहले काऊ के लिए होती थी पर अब लैंड के लिए हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपका पावर की बात आती है। तो यहाँ पे बर्थ के बेसिस पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ आपका जो भी वर्ण है वो डिसाइड कर दिया जाता है, हेरिडिटरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड से ही जो हम, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड तक सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था। लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा सा ये जो है रूलिंग कंसेप्ट आने लगता है, रूलर्स आने लगते हैं, और धीरे धीरे महाजनपदास एंड फिर मगध, ये सब डेवलप होता है। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे बिहार के बारे में जो बताता है। ज़्यादातर ये जो है आपको पाली लैंग्वेज में दिखेंगे। और ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अब जब बुद्धिज़्म का जन्म ही हमारे बिहार में हुआ है, तो ये हमारे बिहार के बारे में बताई गई। साथ ही 6th सेंचुरी BC जब हमारा महाजनपदास आते हैं, 600 BC से लेके मौर्यन एम्पायर तक, ये पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है हमारे बिहार के बारे में। तो हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं अपने बिहार के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। देन कुछ जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर, अंगुत्तर निकाया, दिग्घ निकाय, विनय पिटका, दिव्य वंदना, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज जो हमारे बिहार के बारे में बताते हैं। तो ये दिव्य वंदना है, ये तो शुंगा डायनेस्टी के बारे में बताता है। तो ऐसे करके बहुत सारी डायनेस्टी है जो ये सारे लिटरेचर्स हमारे बिहार के बारे में बताते हैं। उसके बाद है जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में कुछ टेक्स्ट हैं जैसे थेरावाली, भगवती सूत्रा। दीज आर फेमस फॉर डिपिक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार अगेन। जैसे थेरावाली की अगर बात करें तो ये कल्प सूत्र का एक पार्ट है जो कि हमें उन जगहों के बारे में बताता है जहाँ पे महावीर जी ने अपना टाइम स्पेंड करा था। तो ये जो थेरावाली है ये हमें कुछ प्लेसेस के बारे में बताएगा जहाँ महावीर जी ने अपना टाइम स्पेंड करा था, और ये प्लेसेस हमारे बिहार में होंगे, तो इससे हमें बिहार के बारे में पता चलता है। देन उसी तरीके से भगवती सूत्र, ये जो है हमें इससे जो भी हमारे वैशाली लिच्छावीस थे वैशाली के, उनके बारे में पता चलता है। और ये जो कल्प सूत्र है एंड दिस परिशिष्ट पर्वन, ये हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स आप देखेंगे, ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जैसे अर्थशास्त्र,
इनसे भी हमें हमारे बिहार के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, क्योंकि ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएगा। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये किसने लिखी है? चाणक्य ने, जिसे हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो इन्होंने ये लिखी है अर्थशास्त्र। ये हमारे जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था मॉडर्न एम्पायर का, उसके बारे में बताता है। मॉडर्न एम्पायर की इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, इन सब के बारे में हमें ये अर्थशास्त्र बताता है। देन मेगास्थनीज इंडिका, ये जो बुक है मेगास्थनीज इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। तो ये जो थे हमारे बोल सकते हैं एम्बेसडर थे, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर, बोल सकते हैं मौर्यन एम्पायर में ये एम्बेसडर थे। इन्होंने पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है इस बुक में। तो ये भी बुक हमारे बिहार के बारे में एक मैसेज देती है। देन मुद्र राक्षस, ये जो है विशाखादत्ता ने ये लिखी है, और इसमें किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, उनको हरा के किस तरीके से मौर्यन एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट करा था, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। देन अथर्ववेद, अथर्ववेद ये जो है बोल सकते हैं बुक ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स, मेडिसिन एक तरीके से बोलते हैं। इसमें ये जो अथर्ववेद है इसे किसने लिखा है? ऋषि अथर्वना एंड अंगिरासा। ये इसमें हमारे हिंदुस्तान के स्क्रिप्चर्स, अंग और मगध के बारे में भी बताया गया है। देन ये सीयू की, ये जो बुक है ह्यूएनसांग और ज़ुआनज़ेंग, आप जिस नाम से बोले, ये हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है। तो ये हमने कर लिए कुछ सोर्सेज, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये बुक्स किसने लिखी हैं, ये जो लिटरेरी सोर्सेज है किसने लिखी है। अब हम चलेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो हम करने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। मतलब अब तक आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं, और ये यहाँ से आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। हम इन तीनों पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पेलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, पूर्व पाषाण काल। अब यहाँ पे अगर आप देखें मेजर रेलिक्स, मतलब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या मिली है और कौन कौन से रीजन से मिली है। तो हमें पेलियोलिथिक पीरियड की हमें यहाँ पे स्टोन एक्स मिला है, यहाँ पे नाइफ मिला है, स्क्रैपर, स्क्रैबर्ड, ये सारी चीज़ें हमें मिली है। कहाँ कहाँ से मिली है? वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर से। देन नालंदा की जेठिया वैली, ये नालंदा में है जेठिया वैली। देन गया का पेमार वैली। देन मुंगेर का भीमबंद एंड पैसरा, एंड भागलपुर का राजपोखर एंड मालीजौर। तो ये जो लोकेशंस है ना, वाल्मीकि नगर, जेठिया वैली, पेमार वैली, देन राजपोखर एंड मालीजौर, देन भीमबंद एंड पैसरा, ये जो रीजन्स हैं ये हमारे पेलियोलिथिक पीरियड के रीजन्स हैं। मतलब हमारे यहाँ पे पेलियोलिथिक पीरियड के कुछ सोर्सेज, यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। अब जैसा कि ये तो इनके पास तो कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि लिखना तो वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक्सकवेशंस के दौरान ये कुछ रेलिक्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे जैसे उनकी लिविंग स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है ये सारी चीज़ें देखकर। उसके बाद है नेक्स्ट मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में टेंशन की बात ही नहीं है। मेसोलिथिक पीरियड में सिर्फ आपको मुंगेर याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो ये रिमेन्स है ना, ये सिर्फ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं बिहार के, इन विच आपको शार्प वेपन्स, नुकीले बोल सकते तेज़ हथियार देखने को मिले हैं, तेज़ नोक वाले औजार मिले हैं, पॉइंटेड टूल्स जो कि पत्थर के बने हुए हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। मेसोलिथिक पीरियड में आपको ये याद आ रहा होगा कि यहाँ पे जो टूल्स का साइज़ है छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी छोटे मिलते हैं। तो हंटिंग जो है छोटे एनिमल्स की करने के लिए हमें माइक्रोलिथ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोलिथ्स आपका मेसोलिथिक पीरियड में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी होता है एनिमल्स का, और यहाँ पे जो क्लाइमेट है थोड़ा सा वार्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं जब आपको पढ़ाया जाता है। अभी हम बिहार का करें तो बिहार का ही करेंगे। देन न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड में आपके मेजर रेलिक्स क्या है? देखिए यहाँ पे जो आपको कुछ टूल्स मिले हैं ना, वो पत्थर के भी हैं, वो आपको बोन्स के भी मिले हैं। तो आपको यहाँ न्यूलिथिक पीरियड में आपको स्टोन टूल्स भी मिले हैं, बोन टूल्स भी मिले हैं। तो इनके बोल सकते साइट्स क्या हैं वो हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉटरीज भी मिली हैं, क्योंकि देखिए न्यूलिथिक पीरियड में क्या होता है, न्यूलिथिक पीरियड में आपका एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। उनको स्टोर करने के लिए हमें पॉट्स की ज़रूरत है, पॉटरीज की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पॉटरीज पहले तो हैंडमेड थी, उसके बाद व्हील मेड बनने लगी, मतलब यहाँ पे व्हील पॉटरी बनने लगी। तो ये न्यूलिथिक पीरियड में आपको जो है इन जगहों से न्यूलिथिक पीरियड की कुछ चीज़ें मिलती हैं। चिरांड सारण डिस्ट्रिक्ट, मानेर पटना, सेनुअर रोहतास, तारदी गया,
एंड चिच्चर एंड दिस कुतुबुर, ये वैशाली से। तो ये कुछ रीजन्स हैं आपके न्यूलिथिक के। मेसोलिथिक का बस एक ही था, मुंगेर, एंड न्यूलिथिक के आपके इतने रीजन्स हैं। देन चाकोलिथिक पीरियड। चाकोलिथिक पीरियड में आपको यहाँ पे ब्लैक एंड रेड कलर की पॉटरी मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे ज़्यादा यही आपको देखने को मिलता है चाकोलिथिक पीरियड का। और लोकेशंस क्या क्या है, सेम जो आपने न्यूलिथिक में पढ़ा लगभग वही है। जैसे यहाँ पे चिरांड सारण, सोनपुर जो कि है बेलागंज ब्लॉक ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट, मानेर पटना, छेचर वैशाली, राजगीर, सेनुवर रोहतास एंड ओरियम भागलपुर। सो ये रीजन्स हैं आपके चाकोलिथिक पीरियड के। तो जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से रीजन्स हैं जो आपके न्यूलिथिक पीरियड के हैं, चाकोलिथिक पीरियड के हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, बस ये कुछ जगह ही है जो आपको याद करना है। देन आयरन एज। आयरन एज जिसे हमने बोला था लेटर वैदिक पीरियड, आपको बताया गया था लेटर वैदिक पीरियड के बारे में कि लेटर वैदिक पीरियड में ही आपका आयरन की खोज होती है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर बहुत हद तक इंक्रीज होता है। एग्रीकल्चर होता है तो फिर लोगों के पास यहाँ पे लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड एक्विजिशन, लैंड के लिए फाइट, बैटल फॉर लैंड। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में था बैटल फॉर काउ, लेटर वैदिक पीरियड में आपका आता है बैटल फॉर लैंड। अब ये जो बैटल फॉर लैंड है, इससे आपके यहाँ पे किंग्स डेवलप होते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पहले राजन एंड फिर किंग जो है अपनी सेक्रीफाइसेस काफ़ी सारी, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब करता है अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सब करने के लिए उसको ज़रूरत होती है प्रीस्ट की। तो यहाँ से हमारे ब्राह्मण की पोजीशन इंक्रीज होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं, कैसे वर्ण सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, कैसे हमें 4 वर्णास जिसमें हमें ब्राह्मणास और क्षत्रिय, इनकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलती है आयरन एज में, लेटर वैदिक पीरियड में। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है। अब देखिए, आयरन वॉज मेनली यूज्ड एज अ टूल इन एग्रीकल्चरल वर्क्स। अब इसका जो आयरन एज का सेकेंड फेज था, वहाँ पे हमें एक ब्लैक शाइनी पॉटरी भी देखने को मिलती है, जो कि बक्सर और चिरांड से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या होता है, पहला पीरियड होता है ऋग वैदिक पीरियड, जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चलता है, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 600 बीसी। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में ही आपका आता है आयरन। और वैदिक पीरियड जो है बिहार में, वो हमें कहाँ से पता चलता है, वैदिक लिटरेचर से, ऋग्वेदा एट्सेट्रा, वाल्मीकि जो हमारे एपिक्स हैं, वाल्मीकि रामायणा। तो ये सब हम बताते हैं एक हमारे किंगडम, हमारा जो रीजन है विदिहा के बारे में, और वहाँ के रूलर कौन है, जनक, और मिथिला इस विदिहा का कैपिटल। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें वैदिक लिटरेचर और रामायणा से मिलता है हमारे बिहार के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, आर्यंस जो कि आए थे वैदिक पीरियड में सेंट्रल एशिया या रशिया से, वो क्या करते हैं, ईस्ट मूव करने लगते हैं। और जैसे जैसे ईस्ट मूव करते हैं उन्हें आयरन मिलता है, और फिर वो वहाँ जाके अपना सेटल होने लगते हैं। तो एंशिएंट ब्राह्मण टेक्स्ट है, वो हमारे जो भी हमारे किंग्स हैं बिहार के, उनके बारे में बताते हैं। ये हमने पढ़ लिया था शतपथ ब्राह्मणा, जो कि बताता है आर्यंस का अराइवल एंड स्प्रेड। फिर एक और है वराह पुराण। ये जो पुराण है ये बताता है कि जो किकट है, जिसे हम बोलते हैं बिहार का रीजन, ये कुछ पार्ट है हमारे बिहार का जिसे इन ऑस्पिशियस बोला गया है। साथ ही गया का रीजन, पुनपुन का रीजन, राजगीर, इन्हें बोला गया है ऑस्पिशियस, शुभ प्लेसेस। लेटर वैदिक पीरियड में जो ये जनक की डायनेस्टी थी, ये रिप्लेस कर दी गई थी स्मॉल इंडिपेंडेंट टेरिटरीज थे। मतलब जो हमारा जनक था, जो हम बोलते हैं, जिसका भी हमने पढ़ा यहाँ पे, मिथिला कैपिटल, मतलब जो हमारे बिहार का अर्ली रीजन था उसे विदिहा के नाम से जानता था। वहाँ के रूलर थे जनक और कैपिटल थी मिथिला। इसके बाद आपका लेटर वैदिक पीरियड में होता है ये जो जनक की डायनेस्टी थी, इसको रिप्लेस कर देते हैं, छोटी छोटी टेरिटरीज आती हैं, जनपद आते हैं, महाजनपद बनते हैं। तो ये महाजनपदा हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये जो अथर्ववेद है, ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे अथर्ववेद में अंग रीजन और मगध रीजन के बारे में बताया गया है। साथ ही जो लोग यहाँ इस मगध रीजन में रहते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज किया है, व्रत्या, ये भी हमने पहले देख लिया था। और ये आयुर्वेद में भी हमारे विदिहा स्टेट, जो हमारा जिसमें जो किंग होते हैं, जनक होते हैं, और उनका जो कैपिटल है मिथिला, उसके बारे में बताया गया है। और ये आप बाकी हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो कल हम करेंगे यहाँ पे, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, फिर हमारा मौर्यन एम्पायर। तो जो भी हमारे बिहार से रिलेटेड है एंशिएंट हिस्ट्री में, उसे हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। मेडाइवल भी आपका बहुत कम है, बहुत कम पार्ट है, क्योंकि हम मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं कर रहे हैं, हम लोग करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। एंड उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और देखिए यहाँ पे ना आपको हर एक चीज़ नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे आपको जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको बस वही बताया जा रहा है। तो इसमें से आपको एक भी चीज़ नहीं स्किप करनी है। कोशिश करिए कि जो भी आपको यहाँ बताया गया आप सबका सब याद कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप उसे ज्वाइन करके उसको जो भी इसका PDF है वो आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। एक और चीज़, ये जो PDF है या तो आपको इस लेक्चर के बाद, हर एक लेक्चर के बाद दे दें, या फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद दे दी जाएगी। वैसे आप देखिएगा आपको जैसा सूटेबल लगे। आपको अगर पहले चाहिए तो आप बता सकते हैं, वैसे कोशिश करी जाएगी कि एंशिएंट हिस्ट्री पूरी हो जाए तब आपको PDF मिल जाएगी। तो तब तक आप क्या करेंगे, आप पहले इसे, जो आपका ये कंटेंट है, इसे आप अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए, याद करने की कोशिश करिए, और जब आपको PDF मिले तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू।